हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छा होगा, अच्छी चल रही होगी। हाँ जी, आइए मैं आज आप लोगों को दो इंडेस रिवाइज कराऊंगा, इंडेस 2 एंड इंडेस 41। पहले बात कर लेते हैं इंडेस 2 की। इंडेस 2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। कहता है इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री आर दोज असेट विच आर हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। या फिर सर वो क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। या सर वो क्या है, सर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाई है जिसे आप प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम करेंगे या रेंटिंग ऑफ सर्विस के लिए यूज करेंगे। ठीक। सर हमने एक वर्ड सुन रखा है स्टॉक और एक वर्ड सुन रखा है इन्वेंट्री। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं बता दूं आपको। सर स्टॉक इन्वेंट्री का पार्ट होता है। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी अगर क्या करती है, गुड्स खरीदती है और उसको बेच देती है, तो उन गुड्स को ट्रेडेड गुड्स बोला जाता है। ट्रेडेड गुड्स भी आपके स्टॉक का पार्ट होता है और आपकी इन्वेंट्री का पार्ट भी होता है। कोई भी कंपनी अगर गुड्स को सर क्या करती है, खरीदती है, उसे सर प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करती है और फिर सेल करती है, उसको हम बोलते हैं फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स सर कैसे आएगा? सबसे पहले सर आपको क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल जो है वो आपके लिए स्टॉक भी है और आपके लिए इन्वेंट्री भी है। अब रॉ मटेरियल को आप क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। हाँ जी सर। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ उसे हम डब्ल्यू बोलेंगे। वो आपके लिए स्टॉक भी है और आपके लिए इन्वेंट्री भी है। जब वो सर कंप्लीट हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स बोलेंगे। फिनिश गुड्स सर आपके लिए स्टॉक भी है और इन्वेंट्री भी है। लेकिन जितनी स्टोर आइटमें हैं वो आपके लिए स्टॉक नहीं होती, बट वो इन्वेंट्री होती है। इंडेस टू सर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करता है। आई मीन टू से इंडेस टू सर वाइट टर्म, इंडेस टू जो इन्वेंट्री वर्ड को यूज करता है वो वाइट टर्म है। ठीक। चलिए सर ये इंडेस किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? कहता साहब अगर फाइनेंशियल एसेट है तो इंडेस टू एप्लीकेबल नहीं होगा। आप जाइए इंडेस 32, 109 एंड 107 के अंदर। अगर सर बायोलॉजिकल असेट है तो इंडेस 2 में कवर नहीं होंगी, वो 41 के अंदर कवर हो जाएंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर बीरियर प्लांट है, बायोलॉजिकल असेट में बीरियर प्लांट है, तो वो फिर 16 में कवर होगा, 41 में कवर नहीं होगा। सर इंडेस 2 कहता है कि इन्वेंट्री को आप कैसे मेजर करेंगे। देखिए मेरे पास एक इन्वेंट्री है, बिल्कुल ठीक है सर, उसे आप कैसे मेजर करेंगे मैं बता दूं। इनिशियली उसको आप कॉस्ट पे मेजर करेंगे। सर कैसी बातें कर रहे हैं, हमने तो आज तक ये सुना है कि इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन मैं आपको बता दूं इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन आपने सुन रखा है वो सब्सिक्वेंटली सुन रखा है। सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, जब आप इन्वेंट्री को पहली बार परचेज करते हैं या एक्वायर करते हैं या सर आप उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसे आप कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। इंडेस टू ये कहता है हाँ, रिपोर्टिंग डेट पे, बैलेंस शीट डेट पे सर आप उसे वैल्यू करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो आपने जो सुन रखा है सब्सिक्वेंटली डेट पे सुन रखा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना सर। इन्वेंट्री को आप इनिशियल डेट पे, मतलब जब आप पहली बार उसे एक्वायर करेंगे, परचेज करेंगे या उसे मैन्युफैक्चर करेंगे, तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक। सब्सिक्वेंटली सर कैसे वैल्यू करेंगे, सब्सिक्वेंटली वैल्यूएशन के लिए सर आप पहले क्या करेंगे, इन्वेंट्री के दो हिस्से कर लेंगे। एक हिस्से में सर आपका आएगा फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी और एक हिस्से में आएगा आपका रॉ मटेरियल। ठीक। जो फिनिश गुड्स और आपका डब्ल्यूआईपी है उसे आप सब्सिक्वेंटली वैल्यू करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी ऑन आइटम बाई आइटम बेसिस। हाँ, आइटम बाई आइटम में आप इंडिविजुअल आइटम ले सकते हैं, ग्रुप वाइज ले सकते हैं। आइए इस बात को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सर मैं मोबाइल बेचता हूँ, मैं लैपटॉप बेचता हूँ, मैं आईपैड बेचता हूँ, ठीक है सर। अब जब मैं वैल्यूएशन करूंगा तो आईपैड हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, इनिशियली तो मैं कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। सब्सिक्वेंटली सर मैं क्या करूंगा, उसका वैल्यूएशन करूंगा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब क्या, जो मेरे पास लैपटॉप है, आईपैड है और मोबाइल है, तीनों को जोड़ के उनकी कॉस्ट निकाल के उनके एनआरवी से कंपैरिजन करूंगा? आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि आपको इंडिविजुअल बेस पर सर वैल्यूएशन करना है। इट मींस क्या है कि आप लैपटॉप का, आईपैड का और मोबाइल का अलग अलग कॉस्ट निकालेंगे और उनकी अलग से एनआरवी निकाल के कंपैरिजन करेंगे। इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज ये होता है कि हो सकता है एक आइटम में आपको प्रॉफिट हो और एक आइटम में आपको लॉस हो, और प्रॉफिट और लॉस आप एक आइटम का दूसरे आइटम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सर इंडिविजुअल बेसिस और ग्रुप बेसिस का क्या मतलब है। मेरे पास सर मोबाइल है, 50 मोबाइल है, तो क्या मैं 50 मोबाइल को टोटल कॉस्ट निकाल के उनकी एनआरवी से कंपैरिजन कर सकता हूं? आंसर इज यस। इसको बोलते हैं ग्रुप वाइज। ठीक। लेकिन सर उनका नेचर और यूज सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास सर 50 मोबाइल है, क्या मैं अलग अलग मोबाइल का कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन कर सकता हूं? आंसर इज यस। इसे बोलेंगे इंडिविजुअल बेसिस पे। ठीक है। चलिए आइटम का मतलब क्या होगा साहब, जैसे आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, आपका आईपैड है, ठीक। और इंडिविजुअल और ग्रुप बेसिस का मतलब क्या होगा, सारे मोबाइल एक ग्रुप में आ गए, बट ध्यान देना सिमिलर नेचर और यूज होना चाहिए। ठीक। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, आपके मोबाइल अलग अलग। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमने डिस्कस किया साहब कि अगर आपके पास फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी है तो उसका वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी चार्ज लोअर। अब बात करते हैं कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा। मींस कॉस्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहता साहब कॉस्ट के अंदर एक तो आपका परचेज प्राइस आ जाएगा,
एक आपकी कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी, एक आपके अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। आइए इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर परचेज प्राइस। परचेज प्राइस में बेसिकली क्या आएगा सर, आपका जो परचेज प्राइस है वो आ जाएगा। अगर आपने कोई भी टैक्स वगैरह पे किया है और वो नॉन रिफंडेबल नेचर के, तो सर वो उसके अंदर आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो आ जाएगी, हैंडलिंग कॉस्ट है वो आ जाएगी साहब, आपकी लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट है वो आ जाएगी, या सर कोई और डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो परचेज से रिलेटेड है वो इसके अंदर आ जाएगी। सर रिड्यूस कर देंगे किससे, आपका ट्रेड डिस्काउंट से, रिबेट से। बट प्लीज ध्यान देना, अगर कोई सेटलमेंट डिस्काउंट है तो हम उसे यहाँ पे एडजस्ट नहीं करते, मींस उससे कॉस्ट रिड्यूस नहीं करते। ठीक, चलिए कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या साहब, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आप रॉ मटेरियल से प्रोसेस करेंगे उसे डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स में, तो आप सर उसके अंदर जब उसे कन्वर्ट करेंगे तो कौन कौन सी कॉस्ट उसके अंदर कंसीडर करेंगे, कहता है डायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर करेंगे, जिसके अंदर आपकी एक तो लेबर आ जाएगी, लेबर सर आप एस्टिमेट लगाएंगे। ठीक, उसके बाद सर आपका आएगा ओवरहेड। ओवरहेड सर दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड, एक होता है फिक्स ओवरहेड। देखिए वेरिएबल ओवरहेड का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, पर आइटम जो ओवरहेड आपके फिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं बुक बना के बेचता हूं और एक बुक पे सर 10 रुपीज के मेरे ओवरहेड आते हैं, तो अगर मैं 2 बुक बनाऊंगा 20 आएंगे, 3 बुक बनाऊंगा 30 आएंगे। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड, जो फिक्स होते हैं पर आइटम। एक होते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कौन से होते हैं सर, वो प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन आपके जो ओवरहेड है वो फिक्स रहने हैं। बल्कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ जिसको आप पर यूनिट वेरिएबल करते हैं। पर यूनिट वेरिएबल का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे 1 लाख के प्रोडक्शन ओवरहेड है, उसे सर मैं डिवाइड करूंगा प्रोडक्शन से। मान लो प्रोडक्शन से 10,000 हुआ तो 10 आ गया, 20,000 हुआ तो 5 आ गया। ठीक, तो वो पर यूनिट सर वेरिएबल बन जाते हैं। अब यहाँ पे समस्या क्या आती है सर, समस्या यहाँ पे आती है कि अगर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को हम पूरे को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में चार्ज कर लेंगे, और अगर हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो मार्केट के हिसाब से कम है, तो सर हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और हमारी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं साहब, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को इंड एस टू ये कहते हैं सर, आप रिकवरी रेट के बेस पे चार्ज करेंगे। रिकवरी रेट के बेस पे चार्ज करेंगे। रिकवरी रेट कैसे निकलेगा साहब, कहता है सर नॉर्मल प्रोडक्शन के बेस पे निकलेगा, लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो फिर आप उसके बेस पे निकालेंगे। इट मींस क्या है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय सर आपका आएगा नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। सर मेरा जो फिक्स प्रोडक्शन है ओवरहेड है वो 1 लाख है। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, मान लो मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन 20,000 है और एक्चुअल प्रोडक्शन मेरा 12,000 है, तो इस केस में सर आप पता क्या करेंगे, 5 रिकवरी रेट निकल जाएगा, 5 इंटू 12,000 60,000 तो आप चार्ज कर लेंगे इसके अंदर कॉस्ट के अंदर, और बाकी सर जो 40,000 है उसे आप पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। प्लीज ध्यान देना इस बात का, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का वो हिस्सा सर जो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा, उसे आप क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे। एक बात और यहाँ पे समझने वाली है, अदर एक्सपेंसेस के अंदर बेसिकली क्या आएगा सर, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई कस्टमर है वो कहता है साहब मेरा ये जो प्रोडक्शन मेरे लिए बनाओगे ना, इसके अंदर ये चीजें ऐड कर देना, तो स्पेसिफिक से कुछ कॉस्ट है जो हमें उस कस्टमर के लिए इनकर्ड करनी पड़ती है, तो हम उसको ऐड कर देते हैं। इसको हम टेक्निकली बोले तो हम ये बोलते हैं साहब, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री ऑन इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन फॉर द पर्पज ऑफ सेल, तो वो सारे सारे खर्चे सर आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 ऐसे एक्सपेंडिचर है सर जिसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। सबसे पहले कहता साहब, अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है उसे आप कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, स्टोरेज कॉस्ट को सर हम कभी भी कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर स्टोरेज कॉस्ट सर क्या है, प्रोसेस का पार्ट है। एग्जांपल के तौर पर सर मान लो आप क्या करते हो सर, वाइन बनाते हो, आपकी वाइन की फैक्ट्री है और वाइन सर 4 प्रोसेस से होकर गुजरती है। अब जैसे ही सर वो इस प्रोसेस के बाद इस प्रोसेस पे जाएगी, कुछ टाइम तक आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, तो सर वो जो स्टोरेज कॉस्ट होगी वो सर फिर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। ठीक, एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा, आपका स्टोरेज कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन अगर स्टोरेज कॉस्ट सर आपके प्रोसेस का पार्ट है तो वो आ जाएगी। सर आपका एडमिन या आपका जनरल ओवरहेड नहीं आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहाँ पे नहीं आएगा। कॉस्ट रिलेटेड सर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है, आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सर एक बात बताइए, व्हाट अबाउट बोरोइंग कॉस्ट, कहता साहब इंड एस 23 में जाइए, अगर इंड एस 23 के अकॉर्डिंग आपका इन्वेंट्री जो है वो क्वालिफाई असेट है, तो आप क्या करेंगे साहब, कैपिटलाइज कर देंगे बोरोइंग कॉस्ट को, अदरवाइज सर बोरोइंग कॉस्ट पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, मतलब बोरोइंग कॉस्ट को हम लोग फिर सर इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। सर व्हाट अबाउट पैकिंग मटेरियल, देखिए पैकिंग मटेरियल जो होता है सर वो 2 टाइप का होता है, एक होता है सर आपका प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, एक होता है आपका सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना साहब, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल वो होता है सर जो इन्वेंट्री को कंटेन करने के लिए, उसे रखने के लिए सर मैंडेटरी होता है। जैसे सर कोल्ड ड्रिंक है, अब कोल्ड ड्रिंक कहाँ रखे सर, कंटेनर चाहिएगा उसके लिए, तो वो प्राइमरी मटेरियल है, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। सर सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल वो होता है सर जो आपकी इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए सर यूज होता है। जैसे मान लो हमने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक को सर बोतल में रख दिया, ठीक है, तो सर जो बोतल है वो आपकी प्राइमरी मटेरियल होगी।
अब हमने 10 बोतल का एक कंटेनर बनाया और उसको शिफ्ट करने के लिए सर हमने उसे यूज कर लिया, तो सर ये सेकेंडरी मटेरियल होता है। सेकेंडरी मटेरियल हमेशा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, वो सर आपके डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता। ठीक सर, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, बहुत बढ़िया। तो सर मैं अपने यहाँ पे इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करूंगा? अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो ना, तो फिर आप इन्वेंट्री को केवल और केवल कॉस्ट प्राइस पे ही वैल्यू करेंगे। और हम आपको बता दें, आपके लिए कोई एनआरवी वगैरह नहीं निकालनी है आपने, और कॉस्ट में आप डायरेक्ट कॉस्ट लेके चलेंगे, एडमिन और जनरल ओवरहेड वगैरह आप कंसिडर नहीं करेंगे। सर कभी कभी क्या होता है कि कंपनी क्या करती है सर, खुद से बायोलॉजिकल असेट को डेवलप करती है, खुद से बायोलॉजिकल असेट को सर जनरेट करती है, और उसके बाद सर उसे एज ए इन्वेंट्री अपने पास यूज कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे सर, मैं क्या करता हूं, आलू की खेती करता हूं और आलू से चिप्स बना के बेचता हूं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे साहब, तो जो आलू है जब मैं उसे हार्वेस्ट करूंगा ना, तो वो इंडेस 41 के अंदर आएगा, लेकिन चिप्स सर इंडेस 2 के अंदर आएगी। ठीक, तो इंडेस 2 ये कहता है कि चिप्स के लिए जो आपने आलू यूज किए हैं, तो वो जो आलू हैं उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन द रेट ऑफ हार्वेस्ट सर आपके लिए क्या मानी जाएगी? चिप्स की कॉस्ट मानी जाएगी। ठीक है, आई मीन टू से इन एस 2 के अंदर जो आप बायोलॉजिकल असेट को हार्वेस्ट करके यूज करते हैं, तो जिस दिन आप उसे हार्वेस्ट करते हैं उस दिन उसकी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी सर, वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। ठीक, चलिए सर, कभी कभी क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो ज्वाइंट प्रोडक्ट आते हैं, तो ज्वाइंट प्रोडक्ट के केस में हम लोग कॉस्ट को कैसे एलोकेट करेंगे? बहुत सिंपल है, कहता है एक बात बताइए, क्या आपके पास कोई ऐसा बेस है जिसके बेस पे आप क्या करते हो, टोटल कॉस्ट को इजीली रीजनेबल बेस पे सर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, सेग्रीगेट कर पाते हो कि ये इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है? आंसर इज यस, तो फिर ऐसा कर लीजिए। अगर सर आप उसे सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? सेल वैल्यू के बेस पे सर टोटल कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। ठीक है, व्हाट अबाउट बाई प्रोडक्ट? बाई प्रोडक्ट सर देखिए, अगर उसका अमाउंट इमटेरियल है तो उसकी जो एनआरवी आएगी, प्लीज ध्यान देना, बाई प्रोडक्ट की जो एनआरवी आएगी आप क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट में से उसको माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आपका बाई प्रोडक्ट जो है उसका अमाउंट मटेरियल है, तो उसे आप ज्वाइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूं सर, कभी कभी क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं कुछ स्क्रैप आ जाती है, तो अगर कोई भी स्क्रैप है सर और आप उसको बेचते हैं, तो उससे सर जो भी आप अमाउंट रियलाइज करेंगे उसको टोटल कॉस्ट में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आइए मैं एक बार बता देता हूं कि मैंने क्या क्या आपके साथ डिस्कस कर लिया है। सर कॉस्ट ऑफ परचेज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, कन्वर्जन कॉस्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फिक्स ओवरहेड जो चार्ज नहीं हो पाया ड्यू टू सर नॉर्मल प्रोडक्शन इज मोर देन एक्चुअल प्रोडक्शन रिकवरी रेट के बेस पे, तो उसे आप क्या करेंगे? पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। स्पेशल केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर्मूला को मैं अभी रुक के आपके साथ डिस्कस करूंगा, इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन लेते हैं किसके बारे में? एनआरवी के बारे में। ठीक, कौन कौन सी कॉस्ट आप नहीं कंसिडर करेंगे ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आइए एनआरवी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एनआरवी का मतलब क्या साहब? एनआरवी का मतलब है कि आपकी जेब में अल्टीमेट कितने पैसे आएंगे उस इन्वेंट्री को बेच के। तो आप क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें से क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। अभी जो इसके बाद वाला पॉइंट लिखा हुआ है इसको अभी थोड़ी सी देर के लिए क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ठीक, देखिए एनआरवी कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? कहता साहब इसके लिए सबसे पहले ये देखिए कि जो आइटम आपके पास है रिपोर्टिंग डेट पे, क्या अकाउंट अप्रूव होने से पहले वो आइटम बिक गई? आंसर इज यस, तो फिर वो एज पर इंड एस 10 एडजस्टेबल आइटम मानी जाएगी। आई मीन टू से आप उस सेलिंग प्राइस को ही कंसीडर कर लेंगे। ठीक सर, वो नहीं बिकी, कोई बात नहीं, सिमिलर आइटम बिकी, हाँ सिमिलर आइटम बिकी है, तो सिमिलर आइटम का सेलिंग प्राइस हम कंसीडर कर लेंगे और ये भी एडजस्टेबल इवेंट माना जाएगा। इट मीन सर क्या है कि अगर आपके पास जो इन्वेंट्री है रिपोर्टिंग डेट पे, अगर वो बिक जाती है अप्रूवल डेट से पहले, तो वो सेलिंग प्राइस कंसीडर कर लेंगे। अगर वो नहीं बिकती, सिमिलर आइटम बिकती है, तो सिमिलर आइटम का सेलिंग प्राइस हम लोग कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर वो भी नहीं बिकती, सिमिलर आइटम भी नहीं बिकती, तो मैनेजमेंट क्या करेगा? अपना बेस्ट एस्टिमेट लगाएगा, और इसके लिए सर मैनेजमेंट क्या करेगा? लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है सर उसके बाद अवेलेबल है उसको यूज करके वो एस्टिमेट लगाएगा। ठीक सर, व्हाट अबाउट WIP? बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना सर, मैं ये पेंसिल बना के बेचता हूँ, ठीक है, और जैसे सर ये कैप लग जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। अभी कैप लगनी पेंडिंग है और रिपोर्टिंग डेट आ गई, बैलेंस शीट डेट आ गई। तो सबसे पहले देखिए सर क्या ये WIP है? आंसर इज यस, क्योंकि अभी फिनिश नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं बनी। ठीक, अगर ये मार्केट में इंडिपेंडेंट बिक सकती है, इसका मार्केट में आज प्राइस अवेलेबल है, तो इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। लेकिन अगर ये मार्केट में सर इंडिपेंडेंट नहीं बिक रही है, तो पता फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? सर मेरे को ना फिनिश गुड्स का एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें से एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस घटाना पड़ेगा, और प्लीज ध्यान से सुनना, जो अभी कॉस्ट लगनी है इसको कंप्लीट करने की, उससे मैं क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा। देखिए माइनस आएगा एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इन केस ऑफ WIP। चले, हाँ जी सर। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
फिनिश गुड्स या WIP का हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं? रिपीट करेंगे सर, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। वाई कंपैरिजन ऑफ NRV विद द कॉस्ट प्राइस, वाई कंपैरिजन ऑफ NRV विद द कॉस्ट प्राइस। सर हम बताएं, मैंने कहा बताओ सर, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सर उस इन्वेंट्री को बेचना है, इसलिए सर हम उसका कंपैरिजन NRV के साथ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो रॉ मटेरियल की मान लो मेरे पास 5 आइटम है, ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट सर, इन 5 आइटम को मैं कंज्यूम करूंगा और न्यू खरीदूंगा। इसलिए जब भी मैं रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन की बात करता हूं तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ NRV, वहां पे कंसेप्ट आएगा सर कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही सर आप इसे क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, तो न्यू आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कंसेप्ट आता है। मैंने अभी ये डिस्कस नहीं किया कि वैल्यूएशन कैसे करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि रॉ मटेरियल में सर आप कॉस्ट का कंपैरिजन कभी भी NRV के साथ नहीं करते, बल्कि किसके साथ करते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ। ठीक, अब रॉ मटेरियल जो है सर उसकी अपनी अहमियत सिर्फ इतनी है कि उसे आगे चल के सर कन्वर्ट हो जाना किसमें, फिनिश गुड्स में। इसलिए रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन के ऊपर। कहता है अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। प्लीज मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर या उससे ज्यादा है, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। लेकिन अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से कम है, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसके पीछे लॉजिक पता है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर मान लो आपके फिनिश अगर आपका फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है और आपका रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट प्राइस अगर मान लो कम भी आ रहा है, तो अल्टीमेट जो आपकी कॉस्ट इनकर्ड होनी है उसकी रिकवरी हो जाएगी। इसलिए साहब वो कहता है कि फिनिश गुड्स का अगर सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर या उससे ज्यादा है, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा एट कॉस्ट प्राइस। और अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस सर आपका लोअर है किससे, फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हमेशा किस पे होगा साहब, लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये देखिए एक बार यहां पे ना, देखिए क्या लिखते हैं, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल एट कॉस्ट प्राइस इफ फिनिश गुड्स सेलिंग प्राइस मोर देन और इक्वल टू फिनिश गुड्स कॉस्ट प्राइस एट कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट प्राइस विच आर इज लोअर इन अदर केसेस। ठीक, आइए मैं एक काम करता हूं, मैंने एक इंडेक्स 2 का डायग्राम बना रखा है। हालांकि डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ FR क्विकर के अंदर भी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है, ठीक है। इसी का जो ओरिजिनल वर्जन है मैं उसको निकाल लेता हूँ और एक बार आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए इंडेक्स 2 का नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक, यहाँ देखिए सर फिनिश गुड्स एंड WIP की बात हो रही है, कैसे वैल्यू करेंगे, लोअर ऑफ 2 ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस, कॉस्ट प्राइस और आपका NRV डिस्कस हो गया, कॉस्ट प्राइस डिस्कस हो गया, कॉस्ट प्राइस में एक्चुअल कॉस्ट आ गया, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट आ गया, कन्वर्जन कॉस्ट आ गया। ठीक, अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, मेरा काम है बुक बना के बेचना। मैं ये 2 बुक ले आया हूं, ठीक है, ये बुक है मान लेते टैक्स की बुक है, किसकी बुक है, टैक्स की बुक है, ठीक है, और ये FR की बुक है, एक मिनट के लिए मान लो, ठीक। चलिए अब यहां पे बात समझना, सर जब मैं इन बुक को मैन्युफैक्चर करके बेचूंगा, बना के बेचूंगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या लगेगा सर, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, ओवरहेड लगेगा। मटेरियल की कॉस्ट कैसे आएगी डिस्कस हो चुका है, लेबर की कॉस्ट कैसे आएगी डिस्कस हो चुका है, ओवरहेड कैसे आएंगे डिस्कस हो चुका है। ठीक, अब यहां पे एक बात समझना सर, चाहे मैं FR की बुक बनाऊं या मैं डायरेक्ट टैक्स की बुक बनाऊं, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स ले लेते, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर से जो पेपर लगेंगे ना, पेपर वो कैसे लगेंगे सर, मैं बड़े सारे पेपर के रिम मंगाऊंगा, ठीक है, बड़े सारे रिम है मेरे पास ना। अब सर जैसे ही ये रिम आया, कुछ इसमें चले गए, कुछ इसमें पेपर चले गए, ये रिम आया, इसमें पेपर चले गए, इसमें पेपर चले गए, तो ऐसे सर मैं यूज कर रहा हूँ पेपर। ठीक, अब FR की बुक जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर सर मैन्युफैक्चर की थी, बेच दी कुछ बुक, और कुछ बुक मैंने TT की बेच दी, ठीक है। अब कुछ बुक मेरे पास बची हुई है, तो क्या बता सकते जो बुक मेरे पास बची हुई है उसके अंदर सर कौन सा वाला पेपर लगा होगा, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा साहब, एक कॉस्ट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कॉस्ट फॉर्मूले का मतलब क्या है कि कॉस्ट को सर हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करें कि वो मोर रिलायबल हो। इसके लिए वो कहता है साहब सबसे पहले आप चेक कीजिए कि क्या जो ये आपकी बुक है इसके अंदर ऐसा मटेरियल लगा हुआ है जो नॉन इंटरचेंजेबल है या इंटरचेंजेबल है। हमने कहा साहब कुछ मटेरियल ऐसा है जो इंटरचेंजेबल नहीं है। एग्जांपल के तौर पर जैसे देखिए DT की बुक का जो कवर है सर वो अलग है और FR की बुक का कवर अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे सर जो DT की बुक का कवर है हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी कॉस्ट कितनी है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ठीक। और ये कब लगेगा, जब आइटम सर इंटरचेंजेबल नहीं है। FR की बुक के अंदर सर ये कवर अलग लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे सर, इसकी स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरचेंजेबल नहीं है। लेकिन सर चाहे FR की बुक हो
या आपके सर डीटी की बुक हो, इसके अंदर पेपर सेम टाइप के लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं इंटरचेंजेबल आइटम। अगर इंटरचेंजेबल आइटम है सर तो हम लोग क्या करेंगे सर, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे किस बेस पे सर, वो कहता है साहब आपके पास सर दो बेस है, या तो आप फीफो मेथड ले सकते हैं या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड ले सकते हैं। फीफो मेथड का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास पहले इन्वेंट्री आई थी वो पहले कंज्यूम हुई थी, इसका मतलब सर जो आपके पास इन्वेंट्री बची हुई वो लास्ट में से बची हुई होगी, ठीक। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर सर जितनी भी आपने इन्वेंट्री परचेज की है सबकी कॉस्ट ले लो इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक और उसका वेट करके सर एवरेज निकाल लो, ठीक। सर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर बेसिकली दो मेथड होते हैं, एक मेथड का नाम होता है पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड और एक मेथड का नाम होता है साहब आपका कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। सर क्या फर्क है दोनों में, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। सर ये मेरा ओपनिंग है, यहाँ पे सर 100 आइटम है और एक आइटम का प्राइस 10 है, ठीक है। मैंने 1000 आइटम परचेज की 11 के हिसाब से, मैंने 2000 आइटम परचेज की 10.5 के हिसाब से, ठीक है। अच्छा यहाँ सर बीच में क्या है, कुछ सेल आई है, यहाँ फिर सेल आई है, ठीक है। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में अगर आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं साहब, अगर आप मेथड लगा रहे हैं पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, तो पता मैं क्या करूँगा सर, 100 इंटू 10, 1000 इंटू 11, 2000 इंटू 10.5 और डिवाइड बाई सर 100 प्लस 1000 प्लस 2000 और मल्टीप्लाई कर दूंगा जितनी भी मेरे पास सर अनसोल्ड आइटम है, ठीक। लेकिन अगर मैं सर कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगा रहा हूं तो पता मैं क्या करूंगा सर, पहले इन दोनों की एवरेज कॉस्ट निकालूंगा और जब ये आइटम सेल होगी साहब तो इसी एवरेज कॉस्ट के हिसाब से सर मैं क्या करूंगा सर, एक्सपेंसिव को चार्ज कर लूंगा और उसके बाद सर उसे अपडेट कर दूंगा इस परचेज के साथ। मतलब हर परचेज के बाद सर आप क्या करते हो, अपडेट करते हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। फीफो मेथड में बेसिकली क्या साहब, जो भी अपने पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बचेगी पहले वो इसमें से बचेगी, ठीक। लिफो मेथड अलाउड नहीं है। आइए एक बार मैं आपको बता देता हूं ये कौन सी बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। देखिए इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर्मूला ये डिस्कस हो गया साहब, ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस हो गया और ये आपका डिस्कस हो गया। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं, हाँ जी सर, आप डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन करते हैं कैसे करते हैं सर, कॉस्ट और एनआरवी चार्ज लोअर, ठीक है। कॉस्ट में जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होती है, मेरी वर्डिंग सुनना साहब, कॉस्ट में जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होती है, ठीक है सर, क्या वो एक्चुअल होती है एस्टिमेटेड होती है। सर आपकी तबीयत ठीक है ना, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सर आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि एक्चुअल कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट होती है एस्टिमेट होती है, बट आप आंसर तो दो। जब आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो कॉस्ट में जब आप एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं तो क्या वो एक्चुअल होती है एस्टिमेटेड होती है। मैं आपको बता दूं उसमें भी कुछ एस्टिमेट इन्वॉल्व होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर सर आपका इंटरचेंजेबल आइटम है तो फीफो मेथड और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड सर कहीं ना कहीं एस्टिमेट तो लग रहा है। आपका सर जो ओवरहेड है साहब, फिक्स ओवरहेड हो गया जैसे, वो भी तो एक एस्टिमेट है। वेरिएबल ओवरहेड भी सर टू सम एक्सटेंट एस्टिमेट है। लेबर चार्जेस सर टू सम एक्सटेंट एस्टिमेट है। तो आपका नाम है सर एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन रियल में सर उसके अंदर भी कुछ एस्टिमेट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। इसलिए सर इंडेक्स 2 ये कहता है अगर आपका कॉस्ट डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, कॉस्ट डिपार्टमेंट सर रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है, कॉस्ट डिपार्टमेंट सर जो अपना बजट बनाता है और जो एक्चुअल डेटा आता है उसमें कोई ज्यादा वेरिएंस नहीं होते, तो उस केस में सर आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्चुअल कॉस्ट आप क्या कर सकते हो साहब, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। चलिए सर कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो लार्ज क्वांटिटी में डील करती है साहब, रिटेल का काम करती है, जैसे हार्डवेयर का बिजनेस है। अब हार्डवेयर के बिजनेस में सर कितने टाइप की आइटम होती है, मैं बता दूं आपको लाखों टाइप की आइटम होती है। सर हो सकता है 300 टाइप के तो बैरिंग हो उसके पास ना, नट बोल्ट हो सर 400 टाइप के, ठीक। तो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर ना एक चीज कॉमन होती है कि जो उनके पास इन्वेंट्री होती है उसका जो मार्जिन होता है ना सर वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप लार्ज क्वांटिटी में रिटेल बिजनेस करते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे साहब, उस केस में आप चाहो तो रिटेल प्राइस मेथड फॉलो कर सकते हैं। रिटेल प्राइस मेथड में कॉस्ट कैसे निकलेगी, सेलिंग प्राइस माइनस सर आपका जीपी रेशो। चलिए तो मैंने आपके साथ सर कॉस्ट टेक्निक भी डिस्कस कर ली। कॉस्ट टेक्निक बेसिकली कितनी सर आपकी तीन है, कौन कौन सी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, आपका रिटेल प्राइस और आपका एक्चुअल कॉस्ट। हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे साहब स्टैंडर्ड कॉस्ट को। अगर आपका इन्वेंट्री सर लार्ज क्वांटिटी में और रिटेल वाली है तो हम रिटेल प्राइस मेथड को सर क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। हाँ अगर ये मेथड फिट नहीं बैठ रहे सर तब हम क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। चलिए कुछ और प्यारी प्यारी सी बातें डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने इन्वेंट्री परचेज की, मैंने बोला साहब ये इन्वेंट्री कितने की है, उसने कहा 5 लाख की। मैंने कहा साहब मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं 1 साल के बाद पेमेंट करूंगा। उन्होंने कहा फिर आपको 6 लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 6 लाख मानेंगे 5 लाख मानेंगे, कहता साहब 5 लाख मानेंगे।
आई मीन टू से अगर आप डेफर्ड पेमेंट कर रहे हैं तो सर कैश प्राइस के बराबर आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मानेंगे, बाकी सर आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बन जाएगी और वो एज पर इंड AS 23 आप उसे डील करेंगे। ठीक सर, हमारे पास ना स्टोर आइटम होती है, स्पेयर पार्ट होते हैं, इंश्योरेंस स्पेयर होते हैं, तो क्या उसे हम इंड AS 16 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मानेंगे या इंड AS 2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री मानेंगे? कहता साहब आप क्या करेंगे, इंड AS 16 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन लगा के देखेंगे। अगर वो स्टोर आइटम या इंश्योरेंस स्पेयर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं तो सर उसको 16 में दिखाएंगे, अदरवाइज सर क्या करेंगे, इंड AS 2 के अकॉर्डिंग सर आप उसे इन्वेंट्री मानेंगे। ठीक, चलिए मतलब पहले सर आप क्या करेंगे, इंड AS 16 की डेफिनेशन लगा के देखेंगे, अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्वालिफाई कर जाते तो वो पीपीई बन जाएंगे आपके लिए। ठीक जी सर, एक प्यारी सी बात और डिस्कस करते हैं, परचेज ऑफ इन्वेंट्री क्या आपके लिए कॉस्ट है, मतलब एक्सपेंडिचर है या असेट है? मैं बता दूं सर, जब तक आप इसे सेल नहीं करेंगे तब तक सर ये आपके लिए असेट होती है। क्या होती है? असेट होती है। ठीक, एक बात और सर, जब भी हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हैं, ठीक है, या इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री निकालते हैं, ठीक है, तो हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस कंसीडर करना चाहिए। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो ने तो बताया था कि हम जो वैल्यूएशन करेंगे वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर करेंगे। अब आप कॉस्ट प्राइस की बात क्यों कर रहे हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने एक आइटम परचेज की, उसकी कॉस्ट है 10,000, ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर, उसकी एनआरवी है 8,000, बिल्कुल ठीक है, तो इस केस में मैं बैलेंस शीट में 8,000 दिखाऊंगा। ठीक है सर, इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री या मटेरियल कंज्यूम, जिसमें ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, अगर मैं वो निकालूंगा साहब तो हमेशा इस कॉस्ट को ही कंसीडर करूंगा। व्हाट अबाउट 2,000 लॉस? सर 2,000 लॉस को मैं अलग से चार्ज करूंगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है जी सर, फिर से मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं, बैलेंस शीट में 8,000 से आएगा, इंक्रीज डिक्रीज इन्वेंट्री में 10,000 कंसीडर करेंगे, 2,000 का लॉस हम क्या करेंगे, अलग से बुक कर लेंगे। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो 8,000 की सर वैल्यूएशन हमने कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे कुछ प्यारी प्यारी सी बातें हैं सर, हम इन्वेंट्री को खर्चा कब कब मान के चलते हैं? सबसे पहले सर, अगर आपने इन्वेंट्री को बेच दिया है, ठीक है। सेकंड, अगर आपने इन्वेंट्री को बेचा नहीं है लेकिन इन्वेंट्री की सर एनआरवी गिर गई है तो 2,000 का आपका खर्चा हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, ऐसा हो सकता है साहब कि नेक्स्ट ईयर क्या हुआ हो, आपने इसे नहीं बेचा हो, तो आप इसे क्या करेंगे, हर रिपोर्टिंग डेट पे रीअसेस करेंगे इसके वैल्यूएशन को, और जो रीअसेस वैल्यूएशन आएगा सर वो आएगा लेटेस्ट एनआरवी और कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट विच एवरेज लोअर। अब जैसे मान लो सर 9200 वैल्यू आ गई है, तो इस केस में सर आप क्या करेंगे, 1200 को रिवर्सल कर लेंगे। ठीक है, और जो 1200 का पीएनएल में रिवर्सल करेंगे सर उसे पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक सर, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो आपकी इन्वेंट्री है सर आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अगेंस्ट आपने उसे कंज्यूम कर लिया हो। एग्जाम्पल के तौर पर सर, मैं एक ऑफिस के लिए बिल्डिंग बना रहा था और मेरा काम था सीमेंट बेचना, तो मैंने सीमेंट को सर अपने ऑफिस बिल्डिंग के लिए यूज कर ली। ठीक है, तो सर उसको भी मैं खर्चा बोलूंगा, लेकिन उसे ओवर द पीरियड सर डेप्रिसिएशन के हिसाब से क्या करूंगा, एमोटाइज करूंगा। ठीक, चलिए, तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी बातें सर कहाँ कहाँ लिखी हुई देखिए, रिवर्सल ऑफ डब्ल्यू डी वी ऑफ, मतलब रिटर्न डाउन ऑफ आपका इन्वेंट्री, ये मैंने आपको बता दिया कि 1200 सर अगले साल आप क्या करेंगे, पिनल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस कब कमाएंगे, ये चारों पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आइए, इन्वेंट्री में सर स्पेयर पार्ट नहीं आएगा, डिस्कस हो चुका है, बोरिंग कॉस्ट का डिस्कस हो चुका है, डेफर्ड सेटलमेंट का डिस्कस हो चुका है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में सर आपका पैकिंग मटेरियल जो है ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना सर। व्हाट अबाउट नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस? सर हम नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट में ही एलोकेट कर लेते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को सर हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस के बेस पे पीएनएल अकाउंट में चार्ज करते हैं। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लेते हैं सर जो मेरी कॉस्ट आई है वो 30 पर यूनिट आई है, ठीक है, और एनआरवी आई है 25 मान लो, ठीक है, तो सर एबनॉर्मल लॉस को मैं कॉस्ट पे ही कंसीडर करूंगा, पीएनएल अकाउंट में चार्ज करूंगा, जबकि इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और एनआरवी विच आर इज लोअर होता है। ठीक, ये बड़ा छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। क्या एक एंटिटी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला यूज कर सकती है? आंसर इज यस, अगर सर इन्वेंट्री की नेचर और यूज क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर इन्वेंट्री की नेचर और यूज डिफरेंट है और वो डिफरेंट लोकेशन पे है तो ठीक है साहब, अलग कॉस्ट फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर नेचर और यूज सर सेम है, नेचर और यूज सेम है लेकिन लोकेशन अलग है, तो सर आप डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है सर, आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, आपको सर जो इन्वेंट्री है उसका एलोकेशन बाइफरकेशन दिखाना पड़ेगा, सर कितना अमाउंट आपने पीएनएल अकाउंट में रिकॉग्नाइज किया है इन्वेंट्री के अगेंस्ट, सर आपका रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब आपका एनआरवी गिर गई है इस वजह से, एनआरवी का रिवर्सल इस वजह से, या सर इन्वेंट्री जो सोल्ड की है उसकी वजह से। ठीक है, अगर आपने इन्वेंट्री को क्या कर रखा था, प्लेज कर रखा है,
गिरवी रख रखा है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था सर, कंपनियों के प्रोडक्शन गिर गए थे, तो क्या जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, क्या हमें उस केस में भी नॉर्मल प्रोडक्शन के बेस पे और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर के बेस पे ही एलोकेट करना? आंसर इज यस। उसका रीजन कैसा, क्योंकि जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है सर, आप उतना ही चार्ज कर सकते हैं जितना सर रिकवरी रेट निकलेगा, और बाकी आप पिनल अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक, एक बात और सर, कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कम हो गई, तो क्या हम इसको कंसिडर करना चाहिए? आंसर इज यस। क्यों सर? क्योंकि सर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ही हमें कंसिडर करना होता है फॉर द पर्पज ऑफ एनआरवी। अब वो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस किस वजह से गिरा था, डजंट मैटर। ठीक, चलिए, इसी के साथ इंडेक्स 2 खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे इंडेक्स 41 की तरफ। इंडेक्स 41 बहुत आसान इंडेक्स है। पहले मैं पता क्या करूंगा जी सर, इंडेक्स 41 में आपको वैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा कि आप बायोलॉजिकल असेट को कैसे वैल्यू करेंगे। ठीक है, उसकी अकाउंटिंग एंट्री के बारे में बताऊंगा, फिर हम आराम से डिस्कस करेंगे कि क्या इंडेक्स 41 के अंदर कवर है और क्या इसके अंदर कवर नहीं है, और इंडेक्स 41 क्यों आया इसका रीजन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल असेट क्या होती है। कहता साहब, जीव जंतु पेड़ पौधे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से ना, बायोलॉजिकल असेट बेसिकली सर दो टाइप की होती है, एक होता है लिविंग एनिमल, एक होता है सब लिविंग प्लांट। ठीक, जो लिविंग एनिमल है सर वो दो टाइप के होते हैं, एक बीरर एनिमल, वो एनिमल सर जिसको आप क्या करते हैं दूसरी बायोलॉजिकल असेट को प्रोड्यूस करने के लिए सब यूज करते हैं। ठीक है, एक आपका आ जाएगा सब बीरर असेट आ गई, और एक आपका आ जाएगा सब कंज्यूमेबल आइटम। ये सारी की सारी 41 में कवर होती है। लिविंग प्लांट में सर दो होते हैं, एक आपके होते हैं कंज्यूमेबल और एक आपके होते हैं साहब बीरर प्लांट। अब जो बीरर प्लांट है सर ये आपका इंडेस 16 के अंदर कवर है। ठीक सर, इंडेस 41 में सेकंड जो कवर होता है साहब वो कवर होता है आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है साहब, उसको जब आप हार्वेस्ट करते हो, क्या है जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है सर, जब आप उसे हार्वेस्ट करते हो वो कवर होता है। और तीसरा सर आपकी गवर्नमेंट ग्रांट कवर होती है। सर कैसी बातें करें, गवर्नमेंट ग्रांट के लिए तो इंडेस 20 लगता है। मैं आपको बता दूं, अगर सर गवर्नमेंट ग्रांट आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए मिली है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए मिली है साहब, तो वो 41 में कवर होगी, एक्सेप्ट इन केस अगर वो बीरर प्लांट के लिए है तो 16 में कवर होगी। तो एक काम करते हैं, अकाउंटिंग से पहले हल्की सी बात उठी गई है तो मैं आपको बता देता हूँ साहब, इंडेस 41 में बेसिकली क्या है सर, तीन चीजें कवर होती है, लेकिन वो तीनों केवल तब कवर होंगी जब वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, पहले उससे पहले मैं आपके साथ वैल्यूएशन डिस्कस कर लूंगा। देखिए, इंडेस 41 ये कहता है कि मैं तीन चीजों को कवर करके चलूंगा, प्रोवाइडेड वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड हो। ठीक, क्या क्या, एक तो आपका आएगा बायोलॉजिकल असेट, और बायोलॉजिकल असेट में सर आपका बीरर प्लांट कवर नहीं है। ठीक, एक आपका आएगा सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, और थर्ड आएगा सर आपका गवर्नमेंट ग्रांट इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक, चलिए, जितने भी बायोलॉजिकल असेट है, ठीक है, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, आप उसे वैल्यूएशन पता कैसे करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। प्लीज ध्यान देना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इनिशियल भी सब्सिक्वेंट भी। हाँ, अगर फेयर वैल्यू आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो कि रेयरली होता साहब, तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, उस केस में सर कॉस्ट कंसीडर करेंगे, अदरवाइज सर हमेशा क्या करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे वैल्यूएशन करेंगे। चार बातें काम की है। पहली बात, इनिशियली किस पर रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। जो भी सर डिफरेंस आएगा, जो आपकी कॉस्ट इनकर्ड की थी आपने, वो आपके पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है सर जो बायोलॉजिकल असेट आपने परचेज नहीं की, बल्कि सर वो दूसरी बायोलॉजिकल असेट से प्रोड्यूस हुई है, तो उस केस में सर जो भी आपका गेन होगा, मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, उसे आप पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। सर एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जो बायोलॉजिकल असेट होते हैं ना, उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे सर हमने गाय पाल रखी, ठीक है, अब सर हम मिल्क को हार्वेस्ट करते हैं, दूध निकालते हैं साहब, तो जो दूध है साहब, जो मिल्क है, उसको जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई कैसे करें सर, इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। लेकिन जितने भी सर हमने खर्चे किए बायोलॉजिकल असेट पे, वो सारे सारे अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो चार बातें कौन कौन सी, इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करेंगे साहब, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। परचेज की है तो परचेज प्राइस के साथ, या अपने कोई कॉस्ट इनकर्ड की है उसके साथ सर कंपैरिजन करेंगे, और जो डिफरेंस होगा पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। सब्सिक्वेंटली सर कैसे वैल्यू करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, डिफरेंस सर पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा। सर देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट इन केस जहां पे आप कॉस्ट के हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं और लाइफ को एस्टिमेट करते हैं। ठीक, और वो रेयरली पॉसिबल होता है साहब। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है साहब, आप जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल असेट, वो सारे सारे सर आपके पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। आइए इसके बाद अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं, और इसके बाद सर फिर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से लौट के आएंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आपको बताएंगे इंडेक्स 41 में क्या कवर है क्या कवर नहीं है, और इंडेक्स 41 क्यों आया। ठीक, देखिए
पॉइंट नंबर 6 डिस्कस हो गया। मेजरमेंट इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करेंगे सब, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। जो भी सर आपने कॉस्ट इनकर्ड किया है डिफरेंस सर आपका P&L अकाउंट के अंदर आ जाएगा। मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको करा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया सब 1 लाख की बायोलॉजिकल असेट परचेज की, ठीक है, और सर इसकी जो कॉस्ट थी मान लो सर वो 2000 थी, ठीक है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट 98,000 से और टू बैंक अकाउंट सर कितने से आएगा 1 लाख से, डिफरेंस 2000 कहाँ जाएगा सब P&L अकाउंट के अंदर, ठीक। अगर मान लो बीइंग ए सेलर मैंने कुछ खर्चा भी इनकर्ड किया, मान लो सर मैंने क्या किया है, ये 2000 खर्चा मैंने इनकर्ड किया, तो फिर ये 1 2 आ जाएगा सब, और यहाँ पे डिफरेंस कितने से आएगा 4000 से। आई मीन टू से वैल्यूशन होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर, ठीक। और 1 लाख मैंने सर परचेज प्राइस पे किया और 2000 की मैंने कॉस्ट इनकर्ड की, तो 1 2 आ जाएगा। इस केस में सर 4000 का मेरा लॉस आ जाएगा। चले आगे। हाँ जी सर, सब्सिक्वेंटली सर आप कैसे मेजर करेंगे सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे डिफरेंस P&L अकाउंट के अंदर आएगा। नो कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, और कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप इनकर्ड करते हैं इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑन बायोलॉजिकल असेट, तो सर आपका वो P&L अकाउंट के अंदर चार्ज हो जाएगा। सर जो आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आप सर इंडिविजुअल बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रुप बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल और ग्रुप बेस मैं ऑलरेडी आपके साथ अभी मैंने इंडेक्स 2 में डिस्कस किया था, ठीक। एक बात और, बायोलॉजिकल असेट के अंदर सर जितना भी आपका चेंज आएगा ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है, तो वो चेंज सर 2 वजह से आता है। एक तो प्राइस में चेंज होता है साहब, एक साइज ऑफ द बायोलॉजिकल असेट चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा साहब कि बायोलॉजिकल असेट में जो चेंज है उस चेंज में प्राइस की वजह से कितना चेंज है और आपका साइज की वजह से कितना चेंज है। एग्जाम्पल के तौर पर सर जैसे मान लो मेरे पास क्या थी गोट थी साहब 2 साल की, अब वो 3 साल की हो गई है, तो सर ये जो चेंज होगा साहब 2 से 3 साल का, इसको हम बोलेंगे साइज में चेंज, ठीक। चलिए सॉरी, हाँ जी, जर्नल एंट्री देखिए, बायोलॉजिकल असेट को सर आप क्या करेंगे सर, एक्वायर करेंगे, परचेज करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे सर, बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। और बायोलॉजिकल असेट का वैल्यू करेंगे सर इनिशियली किस पे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, और जो सर आपने बैंक में इनकर्ड किया खर्चा मतलब वो आपका बैंक में चला जाएगा सर, और जो डिफरेंस है सर वो आपका P&L अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक। बायोलॉजिकल असेट सर अगर दूसरी बायोलॉजिकल असेट से प्रोड्यूस होकर आई है तो उस केस में सर आप एंट्री करेंगे बायोलॉजिकल असेट अकाउंट टू P&L अकाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ठीक। सर सब्सिक्वेंटली हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल असेट को सर रिवैल्यू करेंगे किस पे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, और जो भी डिफरेंस होगा सर वो P&L अकाउंट में चला जाएगा, ठीक। एक बात और, जब बायोलॉजिकल असेट को आप सेल करते हैं, प्लीज ध्यान देना, जब आप बायोलॉजिकल असेट को सेल करते हैं पहले उसे आप रिवैल्यू करेंगे, ठीक है। रिवैल्यू कैसे करेंगे सर, बायोलॉजिकल असेट की अगर वैल्यू बढ़ी है तो बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट टू P&L, और अगर वैल्यू गिरी तो P&L अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल असेट, ठीक। अच्छा, अब सर जो बायोलॉजिकल असेट की सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है सर उसे आप सेल कर देंगे, ठीक है, तो आप एंट्री करेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है, और सर फिर उसको आप क्या करेंगे साहब, जो बायोलॉजिकल असेट है उसे कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। चलिए आइए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं साहब इंड AS 41 किसके ऊपर एप्लीकेबल है। कुछ असेट ऐसी है साहब जो इंड AS 41 के अंदर नहीं आती, और इवन सर बायोलॉजिकल असेट सर जैसे आप हार्वेस्ट कर देंगे उसके बाद सर वो फिर दूसरे रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अंदर आएगी, और बीरर प्लांट सर आपका जो है वो बायोलॉजिकल असेट के अंदर तो आता है लेकिन वो 41 में कवर नहीं होता सर, वो आपका 16 के अंदर कवर होता है, ठीक है। आइए एक एक करके आराम से डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले वो क्या कहता है, यहां समझिए साहब, डायग्राम प्रेजेंटेशन ऑफ स्कोप ऑफ इंड AS 41, कहता है बायोलॉजिकल असेट आपका लिविंग प्लांट है, लिविंग एनिमल है। लिविंग प्लांट सर आपका बीरर प्लांट हो सकता है 16 में आएगा, कंज्यूमेबल आइटम हो सकती है सर 41 में आएगा। जैसे मान लो सर अपने पास क्या है, मैंगो ट्री है, और मैंगो ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या साहब, सर उनसे मैंगो प्रोड्यूस करना साहब, ठीक है, तो जो मैंगो है सर वो आपका कंज्यूमेबल आइटम है 41 में आएगा, लेकिन सर जो मैंगो ट्री अपने लिए बीरर प्लांट है, ठीक। लिविंग एनिमल सर अपने पास सर गाय है, और गाय सर क्या करेगी सर, सर जैसे दूध देगी तो कंज्यूमेबल आइटम है 41 में होगा, और सर गाय है बीरर एनिमल है तो सर आपका ये भी 41 में कवर होगा, ठीक। चलिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट सर आपका 41 में कवर होगा, उसके बाद सर वो इंड AS 2 में चला जाएगा या फिर कंज्यूम हो जाएगा, ठीक, या किसी दूसरे रिस्पेक्टिव इंड AS में चला जाएगा। एक बात और, अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है सब एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए अदर देन बीरर प्लांट, तो सर वो भी आपका किस में कवर होगा, 41 में कवर होगा। लेकिन सर ये तीनों चीजें केवल और केवल 41 में तब कवर होगी सर जब वहां पे क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। आइए पहले डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है, ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप 41 में केवल तभी आ पाएंगे जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी। और मैं आपको बता दूं थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ जाते हैं, वो आपको केस बना के देगा और पूछेगा बताइए कि क्या ये 41 में कवर है या नहीं है। उसके लिए फिर आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी मस्ट, ठीक। देखिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी किसे माने, कहता साहब एग्रीकल्चर एक्टिविटी मैनेजमेंट है, आप मैनेजमेंट करते हो। भैया किस बात का मैनेजमेंट करते हैं, 2 चीजों का, एक तो जो आपका बायोलॉजिकल असेट है उसके ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं आप, और दूसरा सर आप उसके हार्वेस्ट का काम करते हैं।
बात सुनना ध्यान से, बायोलॉजिकल असेट जो है उसके लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी होना मस्ट है। और एग्रीकल्चर एक्टिविटी में वो कहता है साहब आपने दो काम करना है, एक तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है और एक आपने सर हार्वेस्ट करना है। इन दोनों का मैनेजमेंट करना है किस पर्पज के लिए? इनको बेचने के लिए सर, इनको बेचने के लिए या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कन्वर्ट करने के लिए या सर फिर दूसरी बायोलॉजिकल असेट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, आइए एक बार मैं इसको रीड करा देता हूं और उसके बाद से फिर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है और हार्वेस्ट का मतलब क्या है, और उसके बाद फिर कुछ केस डिस्कस करेंगे कि क्या ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है या नहीं है। देखिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी इट रेफर टू द मैनेजमेंट, सर ये मैनेजमेंट को रेफर करता है बाय एन एंटिटी ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट फॉर सेल और फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल असेट। सर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जब सर आप मैनेजमेंट करते हैं बायोलॉजिकल असेट का उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी में चेंज करने के लिए, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी में चेंज करने के लिए। इसके अंदर सर आपका ग्रोथ कवर है, आपका डीजनरेशन कवर है। सर डीजनरेशन कैसे कवर हो सकता है? सर जैसे मेरे पास भेड़ बकरियां हैं, ठीक है, अब सर मैं उनकी जो ऊन हो, जो मतलब उनके जो हेयर होते हैं साहब, उससे ऊन बनती है। ठीक है, तो जो हेयर है सर उसको अच्छी क्वालिटी में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ? डीजनरेट करता हूँ। ठीक, प्रोडक्शन है साहब या प्रोक्रिएशन है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहेगा आपका? सर क्वालिटेटिव या क्वांटिटी में चेंज सर, जिसके अंदर आपका ग्रोथ आ सकता है, डीजनरेशन आ सकता है, सर प्रोडक्शन आ सकता है या आपका प्रोक्रिएशन आ सकता है। ठीक, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? सर हार्वेस्ट का मतलब होता है या तो आप क्या कर रहे हो, बायोलॉजिकल असेट को सर डिटैच कर रहे हैं, या सर फिर आप बायोलॉजिकल असेट का सर क्या कर रहे हैं सर, उसकी लाइफ खत्म कर रहे हैं। जैसे डिटैच का मतलब क्या होगा सर? डिटैच का मतलब हो गया जैसे आपका, आप सर फूल तोड़ते हैं, मेरा पता क्या है सर, फूल की मालाएं बना के मैं बेचता हूँ साहब, ये मेरा बिजनेस है और फूल भी मैं खुद उगाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं उसे डिटैच करूंगा साहब या फ्रूट को डिटैच करूंगा तो ये सर मेरे लिए क्या बन जाएगा सर? हार्वेस्ट बन जाएगा। सर स्लोटर का काम करते हैं साहब मिस्टर ए, ठीक है, तो मिस्टर ए अगर स्लोटर का काम करता साहब तो वो हार्वेस्ट के अंदर कवर हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर सर आप बायोलॉजिकल असेट की लाइफ को खत्म कर रहे हैं। ठीक, एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ सर, दोनों चीजें मस्ट है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी और हार्वेस्ट भी। ठीक, आइए दो तीन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सर एक कंपनी है वो डॉग रखती है, किसके लिए? सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे साहब तो यहाँ पे देयर इज नो हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट, तो सर 41 में कवर नहीं होगा। सर आप समुद्र में जाते हो, ठीक है, ओशियन के अंदर सर जाते हो और आप मछलियां पकड़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सर हार्वेस्ट तो हो रहा है लेकिन सर उन मछलियों का ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं हो रहा, तो सर 41 में कवर नहीं होगा। सर कभी कभी क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे आपका बैक्टीरिया है, आपका सेल है, उनकी डेवलपमेंट की जाती है। अब वो डेवलपमेंट अगर आप रिसर्च पर्पज के लिए करते हैं साहब, ठीक है, तो फिर 41 में कवर नहीं है। लेकिन अगर डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए उसे यूज करने के लिए सर आप उनको डेवलप करते हैं तो फिर 41 में कवर हो जाएगा, क्योंकि सर वहां पे आप मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट दोनों कर रहे हैं। ठीक, चलिए सर 41 की नीड क्यों हुई? देखिए बेटा क्या होता है ना, जो आपकी बायोलॉजिकल असेट है ना उसके जो फीचर है बाकी अदर असेट से अलग होते हैं। जैसे काऊ है, आपका रिप्रोड्यूस कर सकती है साहब, ठीक है, लेकिन मान लो मैंने लैपटॉप खरीद लिया तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। दूसरा सर, काऊ से सर जैसे रिप्रोड्यूस करके हमने एक काऊ और लेके आए हम लोग, ठीक है, तो जो न्यू काऊ आई अपने पास ना, तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा साहब हमारे लिए ना। इसलिए सर यहाँ पे जो 41 है फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल की बात करता है, और यही सर इसका रीजन है आने का बायोलॉजिकल असेट के लिए, क्योंकि बायोलॉजिकल असेट की फीचर बिल्कुल अलग होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर बायोलॉजिकल असेट जो है आप उन्हें मेंटेन करते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं, उन सब के लिए सर जो असेट यूज होती है, जैसे सर आपका आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज होता है। मान लो सर मैं एग्रीकल्चर का काम करता हूँ, मैंने क्या क्या लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रखी है या लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, तो वो सर जो असेट आप उनके लिए यूज करते हैं ना, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अंदर जाएगी सर, वो आपकी 41 में कवर नहीं होगी। ठीक, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखवा रखा है साहब, जैसे मान लो मैंने क्या किया सर, लाइसेंस ले रखा है स्लोटर करने का, ठीक है, तो उस केस में सर जो लाइसेंस है वो इंटेंजिबल राइट है मेरे पास, वो 38 में कवर होंगे। क्या लिखता है? बायोलॉजिकल असेट, एनी असेट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल असेट नॉट कवर्ड अंडर 41। ठीक, एनी सेट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल असेट, जैसे बीरर प्लांट 16 में चला गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सर आपका 16 में चले गए, आपका इंटेंजिबल राइट सर किस में चले गए? इंडेक्स 38 में चले गए। ठीक, सर कुछ एसेट ऐसी है जिनके ऊपर इंडेक्स 41 एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे आपका लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, आपका सर इंटेंजिबल असेट एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी, आपका बीरर प्लांट, गवर्नमेंट ग्रांट इन रिलेशन टू आपका बीरर प्लांट, या सर अगर मान लो आपने कोई असेट लीज पे ले रखी है एज ए आरओयू असेट साहब, तो वो इंडेक्स 116 के अंदर कवर होगी। ठीक,
चलिए एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर अपने पास एक बायोलॉजिकल असेट है, ठीक है सर, तो सर उसका जो प्रोडक्शन है जी सर, वो बायोलॉजिकल असेट को हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, और उससे सर अपना हम फर्दर हो सकता कोई और प्रोडक्ट बनाए साहब, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कौन किस इंडेक्स में कवर होगा? अगर बायोलॉजिकल असेट में बीरर प्लांट है तो आपका 16 में कवर होगा। जैसे सर आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आपका ग्रेप वाइन्स हो गया, फ्रूट ट्री हो गया, ठीक है, आपका सर शुगर गेन हो गया, ठीक सर। इनसे प्रोडक्शन क्या आएगा? जैसे शुगर गेन से सर क्या आएगा, आपका हार्वेस्टेड केन आ गया, आपका सर ट्यूबरकुलोसिस से सर क्या आएगा, आपका सर पिक्ड लीव आ गया। तो ये सब सर किसके अंदर होंगे? ये 41 के अंदर कवर होंगे। और इसके बाद सर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका इंडेक्स 2 या अदर इंडेक्स में कवर होगा, ठीक। चलिए, हाँ जी सर, अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना सर। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए सर अगर ये जो बायोलॉजिकल असेट का हार्वेस्ट है, अगर ये इसके लिए इनपुट है, ये इसके लिए क्या है, इनपुट है साहब, तो इसकी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट सर, वो आपके इंडेक्स 2 के अकॉर्डिंग कॉस्ट मानी जाएगी, ठीक जी सर। सर गवर्नमेंट ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट होगा? कहता साहब देखिए, अगर गवर्नमेंट ग्रांट आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड मिलती है तो इस बात को ध्यान से समझना, गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को सर प्रमोट करने के लिए आपको ग्रांट देती है। तो जब तक सर सारी कंडीशन उसके साथ जो अटैच है वो पूरी नहीं होती, तब तक वो लायबिलिटी मानी जाएगी। जैसे गवर्नमेंट ने आपको बोला साहब आप एक काम कीजिए, 5 साल तक शिमला मिर्च उगाइए, हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैंने 5 साल तक शिमला मिर्च उगानी है, तो पहले साल सर जैसे मैं शिमला मिर्च उगाऊंगा तो मैं 40 लाख, 2 करोड़ डिवाइड बाई 5, 40 लाख को इनकम मान लूंगा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर गवर्नमेंट ना सर एक प्रोजेक्ट लेके चल रही है कि 5 साल तक शिमला मिर्च उगनी चाहिए। तो देर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट है। आप क्या करेंगे, जब तक सर सारी की सारी कंडीशन रिलेटेड टू ग्रांट पूरी नहीं हो जाती सर, आप उसे एज ए लायबिलिटी दिखाएंगे। हाँ, अगर ग्रांट नॉन रिफंडेबल और कोई कंडीशन उसके साथ अटैच नहीं है या कंडीशन आपने पूरी कर ली है, तो आप उसे क्या करेंगे, P&L अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक। सर आपको कुछ डिस्क्लोजर देना है इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल असेट। जैसे सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा साहब, आपके पास बायोलॉजिकल असेट का डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, कौन कौन से सर आपके पास बायोलॉजिकल असेट है। 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं सामने स्क्रीन पे भी इसको ले आता हूँ। सर आपने बायोलॉजिकल असेट से रिलेटेड क्या गेन या लॉस ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड किया है। इसके बाद सर आपको बायोलॉजिकल असेट का रिकंसिलेशन बताना पड़ेगा साहब, ठीक है। अगर आपकी बायोलॉजिकल असेट पे कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह साहब, तो आपको वो चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी साहब, मतलब वो बायोलॉजिकल असेट अलग से डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक। अगर बायोलॉजिकल असेट को आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर नहीं करते, मींस कॉस्ट पे मेजर करते, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर और देने हैं। गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड सर आपको डिस्क्लोजर देना, जैसे नेचर एंड रिकॉग्नाइज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। सेकंड, अनफुलफिल कंडीशन या कोई कॉन्टिजेंसी अगर गवर्नमेंट ग्रांट के साथ अटैच है। सिग्निफिकेंट डिक्रीज एक्सपेक्टेड इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने आज की क्लास में इस वीडियो में 2 इंडेक्स रिवाइज किए, 2 और 41। बड़ी जल्दी आपसे नए इंडेक्स के रिवीजन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, आप अच्छे से मेहनत करें, और जो ये 2 चैप्टर की मैंने आपको रिवीजन वीडियो दी है, इसको रेफर करते हुए आप अपने सारे क्वेश्चन कर लें। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।